नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आभा मेहता और आज मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ केरल की धरती से। आप जानते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद 27 जनवरी से 31 जनवरी तक कवि के साथ कॉफी पटल पर चल रही है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला जिसका नाम है आशीष संचय। तो इससे पहले कि मैं उस तरफ बढ़ूं, मैं डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह के सभी सदस्यों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति, मीट V5, मास्टरी ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट और कवि के साथ कॉफी के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, इसी कार्यशाला में आज मैं अपनी शिरकत करने के लिए आई हूं और आना चाहिए था मुझे 27 तारीख को, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 25 को जब प्रवाह 25 ही समाप्त हुआ तो उसके बाद कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसी रही कि 27-28 को मैं केरल में ही यात्रा कर रही थी, आ नहीं पाई। तो मैं क्या करने वाली हूं कि 27-28 से जो कार्यशाला चल रही है, 27-28, 29, 30, 31, उसके विषय में आज ही अपना वाचन करके बात को समाप्त करूंगी, क्योंकि कल फिर मैं यात्रा में रहूंगी। मैं केरल से निकल जाऊंगी कल और घूमते फिरते वापस दिल्ली अगले सप्ताह तक पहुंचूंगी। तो चलिए 27 से लेकर 31 जनवरी तक की इस पावन पुनीत मंगल कार्यशाला में आज मैं भी डालती हूं अपनी एक आहुति। तो लेके चलती हूं आपको वहां जहां से बात शुरू होती है आभा मेहता और डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह के एसोसिएशन की संपर्क की। लेके चलती हूं आपको यादों की गलियों में, अतीत के झरोके में, और लेके पहुंचती हूं वहां जहां सन है 2023। जी हां, आज से 2 बरस पहले ही मैंने ली थी सदस्यता डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह की। आज और ये शायद तिथि, और मैं ये भी स्पष्ट करूं कि ये सदस्यता मैंने नहीं ली थी, लेकिन जब 2023 का नया साल शुरू हुआ तो मेरे पास कॉल आई मेरी वरिष्ठ सहकर्मी बैंकिंग के दौर की और पटल की बहुत वरिष्ठ और जानी पहचानी सदस्य आदरणीय डॉक्टर रेणु माथुर का। उस वक्त मैं रेणु जी को सिर्फ रेणु जी मेरी सहकर्मी वरिष्ठ सदस्य बैंक की वैसे ही जानती थी, और उन्होंने मेरा परिचय कराया कि वो ऐसे पटल से जुड़ी हुई हैं, वो लेखन करती हैं। हम जानते हैं एक दूसरे की इस रुचि को। मैं लिखती थी, मैं वाचन करती थी, मैं रेडियो या टेलीविजन में आती थी, ये बात रेणु जी जानती थी। तो उनको निसंदेह होने लगा कि इस तरह के पटल में मेरी रुचि होगी। उन्होंने मुझसे बात की, मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन बस बात आई गई हो गई। हम पुरानी बातों में निकल लिए, बैंक की तरफ निकल लिए, और ये पटल की बात बीच में छूट गई। और ऐसे ही चलता रहा। फिर फरवरी का महीना था और फिर मैं कहीं बाहर गई हुई थी और मुझे मेरे गुरु, और आप सभी जानते हैं उनको, आदरणीय श्री ओपी खंडेलवाल, इनका फोन आया। उन्होंने भी मुझे यही बात बोली कि रेणु तुमसे बात कर चुकी हैं, तुमने कुछ हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। और मैंने उनसे ये बोला कि सर, मैं इस पटल के विषय में कुछ जानती नहीं हूँ, आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरी अभिरुचि के बारे में जानते हैं। तो बोले तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मैंने कहा नहीं, आप पे मुझे विश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी जिससे मैं इस पटल के लिए या अपने लिए कुछ सक्रिय भाव से, सतत भाव से दे सकूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कवि के साथ कॉफी है, पब्लिक ग्रुप है, तुम इसको देखो, समझो, जानो। मैंने सच बताऊं तो उस वक्त कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और मेरा स्वास्थ्य दोनों ऐसे दौर पे थे कि मैंने तवज्जो नहीं दी, और सर ने मेरी सदस्यता डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह के लिए पांडे जी को दे दी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शायद, और एक बार जब ये ऐसा हो गया, मुझे उन्होंने नहीं बताया, आदरणीय सर ने मुझे ये नहीं बताया कि वे अपनी जेब से मेरी सदस्यता का शुल्क डॉक्टर पांडे तक पहुंचा चुके हैं। वो मुझे अपने ही तरह गुरु जैसे शिष्य को समझाते हैं वैसे समझाते रहे कि ये पटल तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे तुम हुनर रखती हो, तुम बोल सकती हो, लिख सकती हो, तुम्हें एक अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, तुम्हें आना चाहिए। और मैं अपने ही हुनर के प्रति थोड़ी सी उदासीन थी, या यूं कह लो कि उस वक्त मैं बहुत इस बात से सहमत नहीं थी कि मुझे पटल पर आना चाहिए। और मेरे एक अपना व्यक्तिगत जीवन था, मैं मंच पे बहुत जाया करती थी, आज भी जाती हूँ, संचालन किया करती थी, इंग्लिश में ट्रेनिंग किया करती थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थी, एजुकेशन कंसल्टेंट थी। देखा जाए तो समय का अभाव भी था और स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं भी थी। 7 मार्च 2023 को मुझे पांडे जी का फोन आया। उस वक्त मैं अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठी थी।
और मैं करीब 4 घंटे का मेरा जो टेस्ट्स वगैरह थे उसमें 4 से 6 घंटे लगने थे। प्रक्रिया थी एक स्वास्थ्य की। मेरा ध्यान उस वक्त वहां नहीं था, वेटिंग रूम में थी, तो शायद मैंने फोन भी उठा लिया। अगर मैं टेस्ट दे रही होती या मेरी परीक्षण कक्ष में होती तो शायद फोन भी नहीं उठाती। तो उनका फोन आया, उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया, बोला आपके सर ने आपका सदस्यता शुल्क दे दिया है, अब आप बताइए कि आप पटल के साथ कब जुड़ेंगी, आप अपना लेख कब लिखेंगी, आप कब लाइव आएंगी। और मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूं और इस वक्त बात करना मेरे लिए संभव नहीं है और मैं अवश्य सर से बात करके सारी जानकारी लेके जोड़ूंगी। उस वक्त उन्होंने मुझसे बोला कि आपको 2 लाइन लिख के मुझे अपने बारे में देनी होगी अभी और इसी वक्त, क्योंकि आज शाम मैं इस बात की घोषणा करूंगा कि आपने पटल ज्वाइन कर लिया है। और मुझे याद है कि मेरा उस वक्त कविता लिखने या साहित्य दृष्टि से कुछ कर पाना हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठ के मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। तो उनकी ये जो चैट बाद में मेरे साथ व्हाट्सएप पे हुई, तो उस पर मैंने एक लाइन लिख के उन्हें भेजी थी कि जिंदगी के कारोबार में यूं तो शरीर केवल एक चलता पुर्जा है और बाकी सब माया जाल, लेकिन फिर भी उठ के रोज कुछ करना तो पड़ता है। ये बात उन्होंने पटल पे डाली, मेरी फोटो के साथ मेरा परिचय डॉक्टर सत्या हुप टॉक्स के मीट B5 के पेज पे आया और मैं सदस्य बन गई। एक ऐसी सदस्यता मुझे मिली जिसकी ना मैंने शुल्क दिया था, जिसके लिए ना मैंने पांडे जी से कभी बात मेरी डायरेक्ट हुई। सर का आदेश था, पांडे जी और सर के बीच बात हुई, विश्वास था सर को मेरे ऊपर और शायद पांडे जी को सर के ऊपर कि वो गलत निर्णय नहीं ले सकते, और मैं पटल से जुड़ गई। ये बात है मार्च की, लेकिन तो भी मैंने कुछ खास पटल पर करा नहीं। होली की एक कार्यशाला आई, उस पर भी मैंने भाग नहीं लिया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फिर रामनवमी की कार्यशाला आई, उससे कुछ दिन पहले मैंने लाइव जाकर एक कविता पाठ किया मीट B5 के पेज पर, और वो टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब मेरे घर में इंटरनेट डाउन हो जाने की वजह से वो कामयाब नहीं हुआ। पटल पर आने से पहले भी मैं लाइव किया करती थी, लेकिन ग्रुप लाइव बहुत कम करती थी। मैं लाइव आई, जो भी हुआ। उसके बाद रामनवमी की वो पहली कार्यशाला थी जिसमें मैंने, और वो भी अंतिम दिवस जब सर, और मैं फिर बार बार यही कह रही हूँ कि खंडेलवाल सर से मेरी ज्यादा बात होती थी क्योंकि उन्हीं के परिचय से मैं पहुंची थी पटल पर। उन्हीं के कहना चाहिए कि उनके आदेश और निर्देश पे ये हुआ था। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये कहा कि हिम्मत नहीं करोगी तो तुम पटल पर आओगी ही नहीं। और मुझे शर्मिंदगी हुई क्योंकि वे पैसे दे चुके थे, शुल्क दे चुके थे, और मुझसे ये अपेक्षा थी कि मैं पटल पर आकर काव्य पाठ करूंगी। मैं बहुत बीमार थी, मतलब अगर मैं उस दिन की अपनी कभी पुरानी वीडियो देखती हूँ तो बुरे हाल थे मेरे उस वक्त। जैसे मैंने कहा, मैं एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही थी, निकल के ही आई थी, बस रिकवरी पे थी, लेकिन फिर भी वो एक शेष था, एक उदासीनता जो शरीर, तन और मन दोनों पे दिखाई देती थी। खैर, हमने वो काव्य पाठ किया और उसके बाद सर ने मुझे काफी प्रोत्साहित किया। पांडे जी का फोन आया, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, अपने नेक शब्द बोले, और फिर वसुधैव कुटुंबकम की कार्यशाला हुई जिसपे पहली बार मैंने अपना लाइव अपने मन से, और कहना चाहिए कि कुछ हद तक इस विश्वास से दिया कि हाँ, शायद इस पटल से मुझे एक आनंद तत्व की प्राप्ति हो सकती है। और उस पटल पे जब मैंने वो वाचन दिया, मुझे आज भी याद है, शाम को मैंने वाचन दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे सुनने आएगा, और उस वक्त कार्यशाला के नियम के अनुसार लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा गया था। मुझे भी किसी समूह में बांटकर, मतलब किसी टीम में बांटकर एक समय दिया गया था कि इस टीम के लोग इतने बजे बोलेंगे। मैंने बोला, और वो समय दोपहर का समय था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग सुनने आएंगे, लेकिन कमेंट्स में जब मैंने देखा तो बहुत, मतलब जितने मुझे कमेंट्स मिले उससे लगता था कि 5-10 लोग तो कम से कम विभिन्न समय में जुड़कर आए और चले गए। मैं जिसको कहते हैं ना कि अपने लिए बोला, अपने मन से बोला, अपने विचार प्रस्तुत किए, खुश होकर मैं पटल से जब मैंने अपनी वाणी को विश्राम दिया, मैं अपने भाई के घर चली गई और मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने ये किया है। पर हाँ, मैंने ओपी खंडेलवाल सर को ये जरूर बता दिया कि सर, मैं लाइव आई थी, एक बार देख लीजिएगा
कि मैंने सही किया, गलत किया, पांडे जी से प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी मैं नहीं जानती। फिर मैंने रात को देखा कि मुझे प्रतिक्रिया मिली और वो सब प्रोत्साहित करने वाली, ऊर्जा देने वाली एक प्रतिक्रिया थी। मैंने अपने मनोभाव वसुधैव कुटुंबकम के विषय पे रखे, जो एक ऐसा विषय है जो मेरे बहुत करीब है मन के, और जिसके लिए मेरी माँ ने मुझे बहुत बार कहना चाहिए, मैं मंचों पर इस विषय पर स्कूल कॉलेज में बोल चुकी थी। तो मेरे लिए एक जाना पहचाना सा विषय था। और ये कार्यशाला 15 दिन की थी, जिसमें मैंने 3 बार सहभागिता दी। विश्राम दिवस पर भी मैंने सहभागिता दी और बीच में भी एक आध बार मैं आई। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम की कार्यशाला थी, अलग अलग समय पर, अलग अलग दिनों पर अलग अलग अध्यक्ष इसके निर्धारित थे, लेकिन काफी हद तक ये लंबी इसी एक कार्यशाला थी जिसमें बोलने का मौका मिला। और कहना चाहिए कि उसके बाद मेरी रुचि वाचन करने में और जागृत हुई। विषय, चुनौती, सामाजिक विषय जो मिलते थे उन पे मैंने मुझे याद नहीं आता कि मैंने कोई कार्यशाला जो पटल पर रही 2023 में वो छोड़ी। चाहे फिर वो बुद्ध की कार्यशाला हो, समष्टि से वैष्टि, वैष्टि से समष्टि की कार्यशाला हो, औरोबिंदो की कार्यशाला हो, विवेकानंदा जी की कार्यशाला हो, आतंकवाद पे हो, कबीर पे हो, अंगदान पे हो, मातृत्व पे हो, शिक्षक दिवस पे हो, शब्द से सृजन हो, बहुत सारी कार्यशालाएं उस वक्त जो चल रही थी। मेरे ख्याल से यदि विषय मुझे लगता था कि मैं अपनी तरह से उस विषय पे प्रस्तुतिकरण दे सकती हूँ, 15 अगस्त भी आया, 26 जनवरी भी आई, हिंदी दिवस पे भी बोला, दान दिवस पे भी बोला, ये सभी विषय अनुरूप कार्यशालाएं कवि के साथ कॉफी पर होती रही और मैं बोलती रही, वाचन करती रही। इस वाचन का जो तत्व था, वाचन का जो एक स्किल था, उसमें मेरी रुचि भी थी। और मुझे इस वाचन से ज्यादा आनंद आता था उस विषय पर जाकर थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा शोध करने का, थोड़ा अलग तरह से उस विषय पे मंथन विचार करने का। ये मेरी एक अपने लिए मैं इस काम को करती थी। मैंने कभी भी इस बात की अभिलाषा नहीं रखी थी और ना ही मैंने ये कभी सोचा था कि इतना स्नेह या इतना सम्मान पटल पर मेरे वाचन को मिल जाया करेगा। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, पटल के सदस्यों का सौभाग्य रहा, का मुझे सहयोग मिला, मेरा सौभाग्य रहा। मैं उनकी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मान सम्मान दिया। और इस तरह कहते कहते 9 महीने निकल गए पटल पे। और दिसंबर में मैं जैसे इस बार केरल आई हूं, तब भी 2023 के दिसंबर में भी केरल आई और तब चल रहा था पटल का कार्यक्रम मेरी कविता में तुम आना। जब उस कार्यक्रम की बात हुई तो मुझे आज भी याद है, मेरी बात हुई मेरी कविता में तुम आना के बहुत 2-3 दिवस या कह लीजिए 2-4 अंक निकल चुके थे, पर मैं बोल नहीं पाई थी क्योंकि दिसंबर का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे लिए अच्छा नहीं रहता है। लेकिन मैं जब केरल आई और मैंने स्वास्थ्य अपना दोबारा रीगेन किया तो मुझे याद है, मुझे डॉक्टर यथार्थ से मैंने बात की कि मैं यहाँ से लाइव करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम केरल में हो, तुम आउटडोर से लाइव करो। और सर ने भी मुझे ये बात बोली कि तुम आउटडोर से लाइव करो, तुम टीवी पे आती रही हो, तुम ये काम कर सकती हो। और मैं बहुत झिझकी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक ही कैमरा होगा, कोई सपोर्ट नहीं होगी, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन मुझे मिस्टर खंडेलवाल और डॉक्टर यथार्थ दोनों ने इसके लिए प्रेरित किया। फिर मैंने उनसे उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनकी बात हुई डॉक्टर पांडे से और उन्होंने भी कहा कि यदि संभव है तो अवश्य कीजिए। और पहली बार इसी घर की लॉन से मैंने लगभग 30 दिसंबर का समय होगा, आज से लगभग 1 महीना 1 साल पहले, जब मैंने मेरी कविता में तुम आना क्या काव्य पाठ आउटडोर से किया, यहाँ से सनसेट दिखाया। और फिर 31 दिसंबर 2023 का जो सनसेट था, जो नववर्ष की जो पूर्व संध्या थी, वो मैंने केरल कन्नूर यहीं इसी शहर के समुद्र तट से की। और वहाँ सब लोग जुड़े, लाइव में मैंने उस सागर तट और सूर्य अस्त दोनों का दृश्य दिखाया और बातें हुई, कविताएं हुई, सबने कविताएं भेजी। और एक कहना चाहिए एक नूतन तरीके से हमारा वो नववर्ष जो था उसका आगमन हुआ। और इस तरह से आउटडोर की एक भूमिका मेरे जीवन में जुड़ती चली गई और वो पटल का एक अध्याय बनकर साथ आया। और मुझे
उस पटल अध्याय के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया, बहुत सम्मान मिला, बहुत स्नेह मिला। और मेरे सब मित्रों ने, जिनसे भी मैंने जब भी कहा कि आज मैं आउटडोर जा रही हूँ, इतने बजे आऊंगी, आप पटल पे रहिएगा, मुझे कविताएं भेज दीजिए, मुझे देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगर कैमरा संभालती थी या आउटडोर जाती थी तो मैं अपनी रचना नहीं पढ़ पाती थी। मेरे मित्र, मेरे सदस्य, आप सभी की रचनाएं 2-2, 4-4 लाइनें मैं पढ़ा करती थी। किसी ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि मैंने भेजी थी, तूने पढ़ी नहीं। मैंने 4 बजे भेजी थी, तुम 4:15 बजे आई। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी कार्यक्रम हुए, इनमें चाहे मैं चेहरा मेरा था या चेहरा सागर तट का था या नाम मेरा था, लेकिन कामयाबी ये पटल की थी, कामयाबी ये सहयोग की थी, कामयाबी ये सदस्यता की थी, कामयाबी ये टीम वर्क की थी, कामयाबी ये इस बात की थी कि नए नूतन प्रयोग करने से पीछे नहीं हटने को कहा जाता था। बोला जाता था कि कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा कि गलत हो जाएगा, हार जाओगे, इंटरनेट जवाब दे जाएगा, इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा। तो इतना जब उत्साहवर्धन होता है तो आप नए प्रयोग करने के लिए आगे आते हैं, आप उत्साहित होते हैं। देखिए, मैं हमेशा से एक बात बोलती आ रही हूं कि हुनर मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस धरती पर अवश्य है, इस हमारे पटल पे या बाहर कहीं आभासी दुनिया से अलग अवश्य है। बात तब होती है जब ये हुनर सबके बीच में पनपता है और सबके बीच में जगमग होता है और अकेले नहीं, सबके साथ होता है। तो नाम से जो मेरे नाम की पहचान जब मेरे काम की पहचान में परिणत हो गई तो शायद वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरी, निस्संदेह मेरे मित्रों की उससे ऊपर, और पटल की सबसे ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे पटल ने बहुत कुछ दिया, ये आप समझ पा रहे हैं। मैंने पटल को क्या दिया ये शायद बहुत कह सकते हैं आपकी दाल में नमक के बराबर। किंतु जब तक दोनों के बीच में तारतम्यता ना हो, जब तक एवरी गिव इज नॉट सपोर्टेड बाय अनदर सपोर्ट, अनदर गिव, तब तक जब तक ये भाव रहता है कि हर गिव के पीछे टेक होना चाहिए या हर टेक के पीछे एक गिव होना चाहिए, तब तक कामयाबी नहीं मिलती। और इसका उदाहरण मैंने आपसे दिया। मुझसे पहले आउटडोर लोगों ने किए, बहुत किए होंगे। मैं नई थी उस वक्त पटल पर पटल नया नहीं था। मुझसे पहले बहुत लोगों ने किए होंगे आउटडोर और इतने ही रोचक हुए होंगे, इतने ही आनंदित करने वाले होंगे, लेकिन मेरे लिए सर्वथा पहला आउटडोर था और उसको सबने अपना बना लिया। इसलिए 31 दिसंबर 2023 की जो सूर्यास्त थी वो हमने एशिया के 5वें सबसे बड़े बीच से की और एशिया की एकमात्र ड्राइव इन बीच जो कन्नौर में है वहां से की। तो ये सब यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं ना केवल मेरे अपने आप से, मेरे ससुराल से, इस प्रदेश से। देखिए, सत्य प्रकाश पांडे जी द्वारा स्थापित पटल वाराणसी से केरल सिर्फ एक दिन में पहुंच के अपनी छाप छोड़कर चला गया। ये पटल की ही गरिमा है, किसी व्यक्ति विशेष की शायद नहीं है। तो चलिए, ये मैंने आपसे बताया कि इसके अतिरिक्त पटल पर साहित्य और की जो पहचान थी वो मैं देख पा रही थी, लेकिन अध्यात्म की एक पहचान थी जिसमें मैं नहीं जोड़ पाती थी। मैं आज भी उतनी अध्यात्म के प्रति अपनी योग्यता नहीं सिद्ध कर पाती, लेकिन मुझे रोज सीखने को मिलता है, रोज जानने को मिलता है, क्योंकि आप देखते हैं कितने विद्वान और विदुषी लोग हैं, कितने पंडित हैं, कितनी सहजता से वो अध्यात्म के विषय परोस देते हैं कि आप सीख जाते हैं। और मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि इस बार जब कवि के साथ कॉफी पर रामायण की कार्यशाला हुई तो मुझे अपर्णा गर्ग जी ने फोन करके बोला कि मैं चौपाई का पाठ करूं, जो मेरे लिए सर्वथा नया था। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मेरे लिए सर्वथा नया था। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने रामायण या तुलसीदास जी के जयंती पे रामायण के विषय में नहीं बोला, मैंने बोला है, पर क्या मैंने चौपाइयों का पाठ किया है? संपूर्ण रामायण कभी पढ़ी है? नहीं। संपूर्ण 7 के 7 कांड की सूत्रधार यदि मैं हो पाई तो केवल उसके पीछे एक तत्व था, मुझ में कुछ भी नहीं था, ना योग्यता ना अनुभव। मेरे साथ सिर्फ एक ऊर्जा थी, वो थी विश्वास की, वो थी सहयोग की, वो थी साथ की, जो इस पटल पर अपनत्व और सानिध्य से प्राप्त होती है। शायद यही इस पटल की सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति में निहित है सभी का कल्याण, ये मेरा मानना है। तो ऐसे बहुत
चीजें हुई जो पहली बार मेरे साथ हुई। लेकिन देखिए, इस पटल से मुझे स्नेह और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। पटल पर मुझे अपॉर्चुनिटी, जैसे अवसर और मौका बोलते हैं, वो मिले। पटल से बहुत चुनौतियां मिली, क्योंकि जो विषय मिले वो अक्सर ऐसे नहीं थे जो मैंने पहले जिन पे काम किया हुआ था या मैं जानती थी, लेकिन वही निहित थी सीखने की। एक ललक थी, एक सीखने का मौका था जिसे मैंने स्वीकार किया। लेकिन इस वक्त तक मैं आपसे बता रही हूं, 1 जनवरी 2024 तक मैं एक सदस्य थी और मैं सीखना चाहती थी, इच्छुक थी, वाचन करने में रुचि रखती थी। मेरी प्रस्तुति नियमित रहती थी। कोशिश ये करती थी कि कोई भी ऐसी कार्यशाला जिससे मैं अपनी योग्यता के अनुसार योगदान दे सकती हूँ, प्रस्तुति दे सकती हूँ, अवश्य देती थी। इसी कमरे में जहां मैं आज आपके साथ बैठी हूं और बात कर रही हूं, यहीं पर मेरे से 2 जनवरी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति में डॉक्टर यथार्थ की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय समूह की महासचिव वे मुझे निर्वाचित कर रहे हैं। मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। शायद अस्वीकार करने का शायद मौका भी नहीं था। हालांकि उस वक्त तक मैं ये मानती हूं कि मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था कि मेरी किस बात को इसलिए इसके योग्य समझा गया। लेकिन भाई सत्यप्रकाश ने उस वक्त मुझसे सिर्फ 2 प्रश्न किए कि आपका स्वास्थ्य और आपका समय क्या आपको इस बात की अनुमति देगा कि आप ये कर पाएंगी। तो मैंने उनको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं यथासंभव प्रयास करूंगी और यदि कहीं अटकूंगी या रुकूंगी या बाधित होंगी तो उनके पास जाऊंगी। फिर उन्होंने मुझसे दूसरा प्रश्न यह किया कि आप अनुज्ञा में नया क्या करना चाहेंगी या कवि के साथ कॉफी में नया क्या करना चाहेंगी। तब मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि नव वर्ष है, कवि के साथ कॉफी है, हमें एक काव्य गोष्ठी करनी चाहिए। और इसी कमरे में, इसी टेबल पर बैठकर मैंने 7 जनवरी को इस पटल पर अपने द्वारा संचालित पहली काव्य गोष्ठी की थी। उससे पहले पटल पर निस्संदेह बहुत कवि गोष्ठियां हुई, गूगल मीट पे हुई, हर तरह से हुई। लेकिन उस बार डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे ने मुझ पर अपना विश्वास आधारित किया, मुझ पे छोड़ा। आप कह सकते हैं कि मेरे आत्मविश्वास पे विश्वास रखा या अपने आत्मविश्वास के भरोसे मुझे छोड़ दिया और बोला कि लेके चलो इससे आगे, या यूं कहिए कि साथ वो पीछे मेरी रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े रहे। और उस दिन मैंने किया, इसी घर से, इसी कमरे से, इसी टेबल पर बैठकर लाइव कवि गोष्ठी का संचालन, लाइव नहीं, गूगल मीट पे वो संचालन मैंने किया। और वो मेरा इस पटल पर संचालन का प्रथम अनुभव था। मैं संचालन करती आ रही थी, आप जानते हैं, मैं मंचों पर संचालन करती रही, टीवी पे करती रही, रेडियो पे करती रही, किंतु इतने वरिष्ठ कवि समूह के साथ, इतनी श्रेष्ठ कवि दीर्घा के साथ बैठकर संचालन कर लेना इस अदनासी आभा के लिए इतना आसान नहीं था। मुझे प्रेरित कर रहा था सबका साथ, और सबसे महत्वपूर्ण था आदरणीय सत्यप्रकाश जी द्वारा मुझको दिया गया ये दायित्व कि ये कवि गोष्ठी आप ही संचालित करेंगे। मुझे याद है उस वक्त मेरे पास अपनी लिखी कोई कविता यहाँ नहीं थी, मैं कंप्यूटर लेकर नहीं आई थी, मेरे पास कोई संचालन के लिए कुछ भाव नहीं थे, और मैंने रात को बैठ के सब लिखा, तैयारी की। और जो कवि गोष्ठी 1 घंटा चलनी थी वो 4.5 घंटे या 3.5 घंटे उस दिन चली। वो मुझे इसलिए याद है कि मेरे परिवार के लोग बाहर बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बहुत मनोरम यादें हैं। देयर हैज ऑलवेज बीन समथिंग डन फर्स्ट टाइम बाय मी ऑन द ग्रुप, या वो पटल पर ही पहली बार हुआ जब मैं पटल की सदस्य बन चुकी थी। जरूरी नहीं कि उसे मैंने किया, बहुत सारे नवल प्रयोग पटल के सदस्यों ने, पटल के समूह ने, पटल की कार्यकारिणी ने, पटल के अध्यक्ष ने, पटल के संस्थापक ने पिछले 18 महीने हो गए मुझे, अब 18 नहीं 21 महीने हो गए मुझे इस पटल से जुड़े हुए, जो होते रहे। इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम ले पाना शायद गलत है, लेकिन बहुत कुछ हुआ। साझा संकलन निकले, रामलला विराजमान पर गोष्ठी हुई, जिस दिन 22 जनवरी 2024 को वो गोष्ठी लाइव हुई। काशी मीट बनारस से कितनी यादें हैं जो पटल के साथ जुड़ी हैं। यदि मैं खासतौर से आपको अपने विषय में अपने सोपान बताऊं जो मैंने चढ़े हैं, 2 या 3 सोपान मैंने आपको बताए जो मैंने इस पटल के साथ
चढ़े हैं, जैसे कि 2 बरस में, वो 5 प्रश्न और मेरी कहानी, वो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। एक सदस्य से एक महासचिव अनुज्ञा के हो जाने का दायित्व, साझा संकलन के संपादन का मुझे कार्यभार दिया गया था। अभिप्रेरणा द मोटिवेशन, उसमें मैंने कहानियां अंग्रेजी में पहली बार भाई पांडे जी से मैंने निवेदन करके ये कहा कि हमारे पटल से जुड़ने वाले बहुत लोग अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, एंड दैट हैपेंड। तो मैं आपको ये बोलने की बात करने की कोशिश कर रही हूं कि राय देना और राय को अंजाम देने के बीच में सिर्फ एक बात आती है कि उस राय को आप डिस्कस कीजिए, उससे कंक्लूजन तक लेके जाइए। और मैंने जैसे ही कहा कि भैया दिस हैज टू बी इन इंग्लिश, तो अभिप्रेरणा द मोटिवेशन आप जानते हैं पटल पर मेरे जुड़ने के बाद, उससे पहले की बात मैं नहीं कर रही, मेरे जुड़ने के बाद बाइलिंगुअल ये पहली पुस्तक है। और इसका श्रेय मैं लेखकों को, सदस्यों को, नीरज कांत सोती भैया को, तस्लीम फातिमा को, पांडे जी को, सबको दे सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज को देना चाहती हूँ और वो है पटल की सोच, पटल का कॉन्फिडेंस कि हम यदि साथ चल के करेंगे तो हर नए काम को मील का पत्थर बना सकते हैं। ये पहली बार हुआ। अभिप्रेरणा द मोटिवेशन इज अ बाइलिंगुअल बुक। मैंने आपसे जैसे कहा मैं 23 महीने का आपको संस्मरण दे रही हूँ, उससे पहले पटल पे बहुत कुछ अच्छा होता रहा होगा, मैं उसके आगे नतमस्तक हूं, लेकिन मेरा वो व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, इसलिए मैं उसके विषय में बात नहीं कर सकती उतनी पैशन से, उतनी लगन से जितनी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कर सकती हूँ। मैंने आपसे कहा लाइव आउटडोर ब्रॉडकास्ट मेरे लिए पटल पर ये पहला अनुभव था, जिसके लिए डॉक्टर यथार्थ ने मुझे प्रेरित किया, डॉक्टर पांडे ने मुझे सपोर्ट किया, डॉक्टर मिस्टर खंडेलवाल ने मुझे बार बार कहा क्यों नहीं कर सकते हो। मुझे आज भी याद है मेरे हर ना के पीछे उनकी 4 हाँ थी, क्यों नहीं कर सकती हो, और वो हुआ। और आप जानते हैं कि फिर मैं जहां जाती रही, मैंने कोशिश की कि यदि पटल के सदस्यों में उसमें लेश मात्र भी रुचि हो सकती है और मैं कर सकती हूं, तो मैंने लाइव करने का प्रयास किया। व्यक्तिगत स्तर पर मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान जो एक कार्यक्रम था वो बहुत मेरे लिए बहुत रुचिकर था। उसने मुझे एक निरंतरता दी, एक सतत सोच के लिए, मंथन के लिए, विचार मंथन के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इसमें विषय प्रदत्त नहीं था, हमें खुद खोजना था और अपने श्रोता समूह को अपने कार्यक्रम की तरफ खींच के लाना था। ये एक पहल अच्छी थी जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने अपनी तरफ से अपने कार्यक्रम में एक पहचान बनाने की कोशिश की। जब तक ये कार्यक्रम चला मैंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी और मेरे कार्यक्रम का नाम आप जानते हैं, वो था आभा मंडल के रंग नित नूतन प्रसंग। और मैंने कोशिश की कि मेरे जो कार्यक्रम की पहचान है वो उसकी विविधता से बने और मैं उसको लेके आपके समक्ष आई। ये 23 महीनों में मैंने हर तरह के कार्यक्रम किए, आपने किए, सदस्यों ने किए, कार्यशालाएं हुई, बहुत अनुभव हुए, लेकिन इन सब के नीचे यदि रेखांकित किया जाए तो एक भाव था, जिस भाव का नाम है सहयोग, सौहार्द, आपसी विश्वास, अपनत्व और कुछ कर गुजरने की सम्मिलित चाह। यस इट कैन बी डन, यस वी विल डू इट। और याद कीजिए वो दिन, वो क्षण, वो पल जब ये बात उभर के आई थी, मुझे आज भी याद है। उस मीटिंग में सिर्फ नीरज भैया थे और पांडे जी थे, जिसमें ये बात हुई भाई चलिए एक ऑफलाइन मीटिंग करने की बात हो रही है और ऑफलाइन मीटिंग काशी में की जाएगी। उस वक्त हास्यास्पद लग रहा था कि 3 लोग बैठ के या 4 लोग बैठ के या 10 लोग बैठ के काशी में होने वाली मीट 200 सदस्यों के लिए निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन धीरे 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 एक खुली आंख से देखा गया स्वप्न साकार हो गया और धमाकेदार एंट्री करी काशी मीट बनारसिया ने। और वहां इस मंच पर मैंने पहली बार पुस्तक विमोचन का संचालन किया। मैंने पुस्तक विमोचन का संचालन इस मंच के अतिरिक्त, आभासी दुनिया के अतिरिक्त किया है, लेकिन ये अलग अनुभव था क्योंकि यहाँ अपनों की पुस्तकें थी, वहां किसी और की होती हैं। लेखक भी कोई और होता है, लेखन भी किसी और का होता है, मुद्रण भी कोई और कर रहा था, इवेंट मैनेजर भी कोई और। ये अपनों की सभा थी, अपनों की पुस्तक थी, अपनों की यात्रा थी और अपनों की कामयाबी थी। बहुत सुंदर रहा मेरा ये अनुभव। पूरी काशी मीट बनारसिया एक मनोरम अनुभव रहा। उस काशी मीट बनारसिया का जो सबसे सुंदर पल था, जो मेरे मन पर अंकित है, वो है महामना हॉल का जो उद्घाटन था।
उस उद्घाटन के वो पल जब डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे अपने परिवार के साथ अपने पिता की छवि के चित्र के समक्ष उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, माल्यार्पण कर रहे थे, वो क्षण थे पिता और पुत्र के बीच, माता और पुत्र के बीच, पति पत्नी परिवार के बीच, लेकिन एक पूरा समूह, एक पूरा समुदाय उस समारोह में उनके साथ था। और ये था उस पुत्र का गौरव और उस पिता के साकार होते हुए स्वप्न की छवि, जिसको लाइव पटल तक लाने का जो दायित्व था उस दिन मेरा था। मैंने पूरा प्रयास किया। वो क्षण मेरे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित है, क्योंकि गौरव के क्षण वो पुत्र के लिए हो सकते हैं, पिता के लिए हो सकते हैं, लेकिन सीखने के क्षण वो इस सब पटल के सभी सदस्यों के लिए थे कि महामना हॉल एक पुत्र का प्रयास नहीं, एक पिता का स्वप्न नहीं, एक समुदाय को लोकार्पण की जाने वाली एक ऐसी धरोहर है जो पिता और पुत्र के बाद हमारे साथ और हमारे बाद जीवित रहने वाली है। वो एक यादगार क्षण था। और फिर आप जानते हैं कि मेरी अपनी यात्रा में मीट पर अभी हाल ही में यहीं केरल से बैठ के मैंने जो पर्सनल ब्रांडिंग की कार्यशाला की, वो भी मेरे लिए बहुत विशेष रही, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग जैसे विषय पर साहित्यकार समूह को अपने साथ लेकर चल पाना आसान नहीं था। इस कार्यशाला ने मेरा काफी समय लिया, लेकिन मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला इस कार्यशाला से। जब मैं बना रही थी रूपरेखा तब भी, जब मैं पांडे जी से डिस्कस कर रही थी तब भी, जब मैं खंडेलवाल जी से इस विषय में सोच रही थी कि इसे कैसे बनाया जाए तब भी, जब मैं एक्सपर्ट से डिस्कस कर रही थी तब भी, और जब मुझे सदस्यों की प्रतिक्रिया मिली तब भी, हर क्षण सीखने के लिए मुझे मिला। देखिए, हमको याद रहता है वो जो हमें पटल से मिला या पटल ने जो हमारे लिए किया, ये दोनों चीजें हम नहीं भूलते, लेकिन इनके नेपथ्य में, इनके परोक्ष में काफी कुछ होता है, पर्दे के पीछे काफी कुछ होता है। इस प्रस्तुति से पहले और बाद में जो सीखने के लिए, जो आपको बदल कर चला जाता है, आपके व्यक्तित्व को बदल कर चला जाता है, उससे यदि हम विमुख हो जाते हैं तो शायद हम अपने आप से और पटल के सदस्यों और पटल के सामूहिक दायित्व से नाइंसाफी करते हैं। और मेरा मानना है कि मास्टरी पर हुआ यह जो कार्यशाला थी, ये सदस्यों के लिए आनंददायक थी, रोचक थी, सीखने के लिए थी या नहीं थी, ये अपने आप में एक विषय हो सकता है जिस पे समीक्षा की जा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए एक चैलेंज बनकर आई, क्योंकि एक साहित्यकार समूह के प्रति। और तब भी मेरी जब भैया से बात हुई, पांडे जी से, तो मैं बार बार एक ही बात कहती रही उनको कि मैंने ये विषय चुना तो है, आप बोल तो रहे हैं कि हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि उनके पास अनुभव था लेकिन मेरे पास नहीं था। अपने अनुभव की ऊर्जा उस वक्त उन्होंने मुझ में डाली और मुझ पे छोड़ दिया। मैं इस बात के लिए उन्हें क्रेडिट देती हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगे या ये नहीं हो सकता या मुझे तुम्हारी कोशिश पर विश्वास नहीं है, ऐसा भाई सत्यप्रकाश पांडे ने नहीं कहा। वे जानते थे कि यदि मैं प्रयास करूंगी तो शायद आई विल ट्राई एंड गिव माई 100%, और वो मैंने देने की कोशिश की। और ये शायद पटल की कामयाबी है कि यहाँ पर हम अपना 100% 200% ही देना चाहते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि काम के अवसर, नाम के अवसर हमें पटल या पटल के अतिरिक्त जो और पटल हैं, बाहर है, मंच है, अपना साहित्यिक समुदाय है, वहां से भी मिल सकते हैं, किसी और के पटल पर शिरकत करने से भी मिल सकता है। लेकिन जो अपनापन, जो सम्मान, जो अपनों के बीच में रहकर एक सीखने की ललक है, वो शायद इसीलिए मिलती है क्योंकि ये पटल आप पर एक विश्वसनीयता देता है, आपको विश्वास पात्र बनाता है और फिर ट्रस्ट करके आपको रिस्क लेने की भी क्षमता देता है। वो ये नहीं कहते कि हर प्रोग्राम कामयाब ही होना चाहिए, वो कहते हैं आगे बढ़ो, गलती होगी तो उससे सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत कम संस्थापक और बहुत कम संस्थाएं अपने नाम को आपके नाम से जोड़कर ये रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं। मेरा मानना है ये पटल की अमूल्य निधि है और इसे बरकरार रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इतनी सहजता से ये 25 महीने निकल गए या 21-24 महीने निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। और आप जानते हैं कि मैं वैज्ञानिक हूँ, विज्ञान मेरा विषय रहा है, बैंकिंग मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, साहित्य से बहुत अल्प पहचान है,
सिर्फ एक टेलीविजन का करियर था, एक बात करने की क्षमता थी, लेखन में रुचि है, सीखने की ललक है, जो इस पटल पर एक पहचान देकर गई है। और वो सबसे ऊपर है एक विश्वसनीयता, अपनों का साथ, अपनों का सौहार्द, अपनों से मिलने वाला सम्मान, अपनों से मिलने वाला सहयोग, अपनों से मिलने वाली बार बार एक पीठ पे एक थपकी मिलती है, यस यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और वो एक जो इनकरेजमेंट होता है वो शायद आपको असंभव को संभव करवा देने के लिए लालायित करता है, ऐसा होता है। और अब मैं आपसे बताऊंगी वो बात, मैंने आपको बताया कि क्या खोया क्या पाया की जो ये यात्रा रही, इसमें खोने को शायद मेरे पास कुछ था ही नहीं, और पाने को इतना कुछ होगा ये मैंने सोचा नहीं था, इसका आंकलन नहीं किया था। लेकिन खोया क्या, खोए मैंने वो अमूल्य पल इस पटल पर आकर, वो अमूल्य पल मैंने खोए जो जब मैं पटल से दूर रहा करती थी और बोल नहीं सकती थी, चाहे वो मेरे स्वास्थ्य का कारण हो या पारिवारिक व्यस्तता हो या निजी व्यस्तता हो। मैंने तो शायद कुछ नहीं खोया, लेकिन क्योंकि मैं पटल में व्यस्त रही तो नेटफ्लिक्स ने एक सब्सक्राइबर खो दिया, किटी पार्टीज जिनमें मैं जाया करती थी उन्होंने 3 मेंबर खो दिए, और एक नुकसान मुझे जरूर हुआ जो उसकी मैं निजी जिम्मेदारी उठाती हूँ और उसको सुधारूंगी। वो ये कि मैं अपने लिए एक रीडिंग टारगेट रखा करती थी। जब नववर्ष शुरू होता था तो मैं स्वयं को कहती थी कि कम से कम 24 पुस्तकें या 12 पुस्तकें या 18 पुस्तकें या महीने में 1 पुस्तक मैं जरूर पढ़ूंगी, और उनमें से आधी हिंदी की होंगी, आधी अंग्रेजी की होंगी, वो विभिन्न विषयों पर हो सकती थी। और वो रीडिंग चैलेंज मैं अपने आप को दिया करती थी। वो रीडिंग चैलेंज मेरा बंद हो गया क्योंकि मैंने वाचन और संचालन और ये सब चीजों में मैं व्यस्त रहने लगी और मुझे आनंद आने लगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस रीडिंग चैलेंज को भी पटल पर हमें उतार देना चाहिए, और पुस्तक पढ़ने की जो आदत है उसे वापस फिजिकल फॉर्म में, डिजिटल नहीं फिजिकल फॉर्म में, यदि हम रीडिंग की हैबिट को वापस ले आए, उस आदत को वापस ले आए, तो ये साहित्यकार समूह अपनी पुस्तकें तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, औरों की पुस्तकें भी पढ़ेगा, और एक बहुत सुंदर सा बुक रीडिंग एक्टिविटी हम पटल पर कर सकते हैं, चाहे वो कवि के साथ। और वो पुस्तकें जरूरी नहीं गद्यात्मक हो या पद्यात्मक हो, वो आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, ग्रंथ भी हो सकते हैं, रचनात्मक भी हो सकती हैं, ऐसे विषयों पे भी हो सकती हैं जो हमने पहले कभी ना पढ़े हो। फिलॉसफी है, दर्शन है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, कितने ही विषय हैं, पढ़े जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं पटल पर ना तो महासचिव बनने के लिए आई, ना तो पदवी ग्रहण करने के लिए आई, ना तो लेखन के लिए आई, ना संकलन में सहभागिता देने के लिए आई, क्योंकि मैं इन सब से अनभिज्ञ थी, अल्पज्ञ थी। ना पद के लिए आई, ना संचालन के लिए आई, ना लेखन को धार देने के लिए आई, ना संकलन के लिए आई, ना संचालन के लिए आई, ना संयोजन के लिए आई, ना सम्मान के लिए आई। लेकिन ये सब मुझे प्राप्त हुए। आज भी यदि मैं पटल पर आती हूँ तो इन सब चीजों के लिए नहीं आती, अपने लिए आती हूँ, सदस्यों के लिए आती हूँ, मित्रता के लिए आती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं आती हूँ पटल पर प्रवाहित सतत रूप से एक सकारात्मकता, उसको ग्रहण करने के लिए आती हूँ। ये वो सकारात्मकता है जो कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये वो सकारात्मकता है जो चुनौतीपूर्ण विषय देकर पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये वो सकारात्मकता है जो सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग की बात करती है। ये वो सकारात्मकता है जो अल्पज्ञ ज्ञान को भी अधिकता की ओर लेके जाने का प्रयास करती है। ये वो सकारात्मकता है जो सभी के साथ आगे आगे बढ़ने का, चलने की बात करती है। ये वो सकारात्मकता है जो हर सोपान पर सफलता के साथ कृतज्ञता का भाव लेकर चलती है। ये वो सकारात्मकता है जो हम सब सदस्यों को, डॉक्टर सत्या होप टॉक्स समूह को एक परिवारवाद में बांध कर चली जाती है। ये वो सदस्यता है जो डॉक्टर को दीदी कहने में विश्वास रखती है। ये वो सदस्यता है जो पांडे जी को भाई कहने में विश्वास रखती है। ये वो सदस्यता है जो अम्मा जी के पटल पर आ जाने में नतमस्तक हो जाती है। ये वो सदस्यता है जो मित्रवत होने के बावजूद आदर को प्राथमिकता देती है। ये वो सकारात्मकता है जो तू आगे मैं पीछे, मैं आगे तू पीछे नहीं, 11 नंबर के साथ एक कदम आगे एक कदम पीछे,
लेकिन मंजिल की ओर बढ़ने में विश्वास रखती है। ये वो सकारात्मकता है जो पद से अधिक, कार्यकारिणी की क्षमता से अधिक सामूहिक सकारात्मकता और सामूहिक योग्यता को बल देती है। ये किसी एक का पटल नहीं है, सबका पटल है। और जब इस पर विपदा आती है तो कोई एक ऐसा नहीं होता जो पीछे जाता है। और ये वैसा पटल है जो सबके सामूहिक कल्याण में अपना कल्याण भी देखता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। अगर हम इस पटल पर इस सामूहिक भाव को जागृत कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पटल के संस्कार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। और उसके लिए मैं नमन करती हूँ डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे की सोच पर। मैं नमन करती हूँ सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जो इस समूह के मार्गदर्शक रहे हैं। किसी ना किसी भूमिका में वो अपना कार्य भी करते रहे हैं, कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं, चाहे वे बाबूजी डॉक्टर रघुनाथ सहज मिश्र जी हों, चाहे वो नीरज कांसोती जी हों, चाहे वो विद्युत दीदी हों, चाहे वो कितने ही अलग सदस्य हैं, ओम प्रकाश खंडेलवाल हो, डॉक्टर यथार्थ दीदी हो, आरती शर्मा जी हो, यति शर्मा जी हो। ये नामों की सूची नहीं है, ये व्यक्ति हैं जिनके प्राण और जिनकी मेहनत इस पटल पर रंग लाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये पिता और पुत्र का नहीं, परिवार का नहीं, उससे ऊपर संस्कार का, सामाजिक दायित्व का एक जीता जागता उदाहरण है इस पटल को। और इस पटल के अदना सदस्य होने के नाते मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि जहां इतने अच्छे काम होते हैं वहां कहीं ना कहीं कमी का अंदेशा हमेशा रह जाता है। लेकिन यदि पटल को सशक्त करना है तो मेरा मानना यह है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, समय आएगा, समय जाएगा, बदलाव की प्रक्रिया आएगी, बदलाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा देंगे, कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी अतिशय कामयाबी मिलेगी, कभी अतिशय निराशा मिलेगी, कभी प्रोजेक्ट कामयाब होगा और कभी विफल होगा, कभी हम सीखेंगे, कभी हम नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन यदि हम साथ रहेंगे तो चमत्कार कभी ना कभी करके जाएंगे। इसलिए मेरा व्यक्तिगत स्तर पर यह मानना है कि हर चीज से ऊपर है सकारात्मकता, बाकी सब चीजें गौण होनी चाहिए। और फिर यदि हम उस सकारात्मकता को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपसी सहयोग को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, सबके साझा विकास और साझा साथ को लेकर एक दूसरे के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मेरा मानना यह है कि सब एक साथ चले हैं तो एक साथ उस सफलता की सीढ़ी पर पहुंचेंगे, जहां मिलकर एक दूसरे को शाबाशी भी देंगे और ताली भी बजाएंगे। मैं केवल आज इतना ही कहना चाहती हूं कि मेरी आंखों में जो स्वप्न पल रहा है वो ये है कि आज ये जो आशीष उत्सव आभासी दुनिया में चल रहा है, इसे अगले बरस उसी महामना हॉल में मनाया जाना चाहिए। और मेरी आंखें देख रही हैं उस स्वप्न को। और मैं कहना चाहती हूं भाई सत्यप्रकाश पांडे से कि आपका जन्मोत्सव को जो जश्न है, जो उत्सव है, वो महामना हॉल में होना चाहिए हर बरस 27 जनवरी से 31 जनवरी तक। काशी मीट बनारसिया की एक अलग परंपरा है, उसे हम जरूर स्थापित करके चल सकते हैं। लेकिन ये जन्मोत्सव यदि मनाया जाएगा तो उस संस्कार को सुदृढ़ता मिलेगी जिसके आधार पे उस महामना सभागार का लोकार्पण पिछले 16 नवंबर को हमने काशी में किया। सो ये स्वप्न देख रही हैं आभा की आंखें। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कल डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का जन्म दिवस है, उन्हें आशातीत शुभकामनाएं मिलने वाली हैं। उनके शुभेच्छु जगह जगह भारत के विभिन्न कोनों में बैठे हैं, विश्व के विभिन्न कोनों में बैठे हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका व्यक्तिगत व्यवहार इस बात को निश्चित तौर पर तय कर देता है कि उनके विशेष दिन को अति विशेष बनाया जाए। किंतु कल मैं रहने वाली हूं यात्रा पर और शायद इस सुमंगल घड़ी पर मैं अपना वाचन न कर सकूं या मैं अपना बात ना कह सकूं। यदि मैं आयु के स्तर पर देखूं तो शायद भाई सत्यप्रकाश पांडे मेरे छोटे भाई होते हैं। और मुझे याद है वो क्षण भी जब नोएडा में मेरी उनसे प्रथम मुलाकात हुई, माता जी के आशीर्वाद के साथ। उनकी बड़ी बहन कात्यायनी जी, देवर्ष, घर के बच्चे, अपर्णा जी, मैं, डॉक्टर यथार्थ, हम सब मिले। एक बहुत, मैंने आपसे कहा ना, संस्कार परिवारवाद का है, तो उस संस्कार से हमें सकारात्मकता की ऊर्जा लेनी चाहिए और बाकी सब चीजें गौण हो जानी चाहिए। क्योंकि परिवार है, साथ चलेगा, कभी आगे कभी पीछे,
तो सही समय पर सही स्थान पर साथ साथ पहुंचेगा। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका जन्म दिवस अति मंगलमय हो। जो आपने सोचा है, जो आपने अपना मंतव्य निर्धारित किया है, उसे आप निश्चित रूप से आप प्राप्त कर सकें, शुभ रूप से प्राप्त कर सकें, आशातीत सफलता आपको आपके मंतव्य में प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं करके एक छोटी सी जो कविता मैंने लिखी थी और पटल पर भी डाली थी, वो डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे को भेंट करती हूँ, कात्यायनी जी को भेंट करती हूँ। अम्मा जी के श्री चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए नतमस्तक होती हूँ, अपनी बात कहती हूँ और फिर वाणी को विराम देती हूँ। तो लीजिए, सत्य प्रकाश अलौकिक अंतर्मन, सुंदर विचार और सुंदर मन, सर्वहित भावयुक्त दिल पावन, सतत कर्मठतापूर्ण जीवन, सुसंस्कृत मर्यादित सुव्यवहार, आस्था से सिंचित प्यार, माता पिता का गौरव अपार, देवर्ष कात्यायनी का संसार, स्वर्ग धाम बैठे पिता मुस्काएं, जीवंत विरासत तुम हो, साकार स्वप्न कर दिखाए, मस्तक शोभित ताज तुम हो, रही प्रभु अनुकंपा अपार, करती चलो मानवता उद्धार, आशातीत स्नेह तुम पाओ, मिले मान सम्मान हजार। इस अपने छोटे भाई को मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि निज साहस सफलता दे, आप चलते बढ़ते जाएं, निज साहस सफलता दे, आप चलते बढ़ते जाएं, हृदय तल से दुआ हमारी, तय मंजिल आपको जल्द मिल जाए, तय मंजिल आपको जल्द मिल जाए। महामना का जो संदेश एजुकेशन का, शिक्षा का आप समाज की तरफ लेकर अग्रसर है, मेरी ईश्वर से यही मनोकामना है कि इस पटल के माध्यम से आपके प्रत्यक्ष और परोक्ष जो भी कार्य रहे हैं, जो भी कर्म रहे हैं, इस स्वप्न को साकार करने में आपको उनमें आशातीत सफलता प्राप्त हो, आप दीर्घायु हो, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और ये पटल रोज सदा नित नूतन सोपान पार करके सफलता तक पहुंचे। आपको जन्मदिवस की बधाई देकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।